तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा हुक्स लॉ। उसको देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं से आपकी चीज़ें शुरुआत होंगी, ठीक है, कंसेप्चुअली भी और न्यूमेरिकली भी। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है हुक्स लॉ। तो पहले तो कुछ कुछ एजम्पशंस होती हैं इसमें, ठीक है। तो एजम्पशंस बता देता हूँ क्या क्या है। तो जो एजम्पशंस हैं, पहला तो एजम्पशन है आपका कि मटेरियल इज इलास्टिक। देखिए, कुछ जो एजम्पशंस हैं वो हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, ठीक है। दूसरा है मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, अभी भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डायरेक्शन में आपका प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव आपका पॉइंट पे, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे जाइए और किसी भी डायरेक्शन, एक पॉइंट को पकड़िए और किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो आपका सारे प्रॉपर्टीज आपके सेम होंगे। उसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक। फिर है होमोजेनस। मटेरियल इज होमोजेनस। इसका भी मतलब पता है कि आप किसी भी पॉइंट पे जाइए, एक मटेरियल में, एक स्पेसिमेन में, आप किसी भी पॉइंट पे जाइए तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा ही आपका जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। तो मटेरियल आपका क्या क्या हो गया, इलास्टिक हो गया, होमोजेनस हो गया और आइसोट्रोपिक हो गया, ठीक है। इसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। स्टेटमेंट बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट्स। क्या लिखा मैंने, स्ट्रेस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के अंडर इलास्टिक लिमिट्स। और अगर आपको कोई बोले कि हुक्स लॉ कहाँ तक आपका वैलिड है, तो आप बोलेंगे कि जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वहाँ तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है। बिल्कुल, बहुत शॉर्ट एक क्वेश्चन आपका हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है ये, ठीक है। तो ये हो गया ये चीज़। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है आपका कि अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन। इस केस में क्या होता है, ये आता है, और ई जो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आपको जैसा कि मालूम है कि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो जो भी आपकी स्ट्रेस की यूनिट है वही आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट हो जाती है, ठीक है। ये आपके नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए था। उसी प्रकार से ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। shear स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के केस में क्या होता है, तो शेयर स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, और जो ये होता है वो फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, शेयर स्ट्रेन को। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ये हो जाता, सॉरी,
ये प्रोपोर्शनैलिटी की आप जब हटाइएगा लिमिट तो ये आ जाता है। और जी क्या कहलाता है हमारा? जी कहलाता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, कहलाता है, या तो शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं इसको, शेयर मॉडुलस भी बोल देते हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इधर हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और यहाँ पे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम ही हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे शेयर स्ट्रेस के भी जो यूनिट होती है वही आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। G इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। तो फाई की तो कोई यूनिट है नहीं, तो जो टाउ की यूनिट है वही जी की भी यूनिट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आता है, इसमें एक चीज़ आता है आपका ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल आपका, फिर आता है आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, टू डिफाइन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल we need 9 independent elastic constants। ठीक है, पहले समझ लीजिए ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल वो होता है जिसके कि हर 90 डिग्री एक्सिस पे उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसको हम लोग ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन कितना आपको चाहिए? 2 इलास्टिक कांस्टेंट्स। आइसोट्रोपिक to define anisotropic (21) इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स, ये इंडिपेंडेंट वर्ड यहाँ छूट गया है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये ऐसा कैसा आप याद कर लीजिए, इसमें दिमाग मत लगाइए बहुत ज़्यादा। इसमें आप ऐसा कैसे याद कर लीजिए कि जब आपको ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करना है तो आपको 9 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए। जब आपको आइसोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करना है तो आपको 2 इलास्टिक इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए। जब आपको एनाइसोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करना है तो आपको 21 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स चाहिए। आपको ऐसे कैसा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के स्टेटमेंट में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो एक और हमारा मॉडुलस बच रहा है, उसको भी देखते हैं। वो है आपका बल्क मॉडुलस। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए बल्क मॉडुलस के साथ क्या है ना, बल्क मॉडुलस वैसे तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, आप फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, बल्क मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन हम सॉलिड में बल्क मॉडुलस को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी सॉलिड सरफेस पे अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सिस्टम आता है तो आपका
बल्क मॉडुलस यहाँ पे भी यूज हो सकता है। बल्क मॉडुलस क्या होगा आपका, पहले ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, in solid mechanics, it can be used in case of hydrostatic loading। मतलब चारों तरफ से उसका एक सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है, सेम डायरेक्शन का आपका फोर्स जब लगता है तो उसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, बता देता हूं आपको। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इधर से और इधर से, ठीक है, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, के जो होता है ये होता है वॉल्यूमेट्रिक, नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के को हम लोग डिफाइन करेंगे ऐसे, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये डेल्टा वी बाई वी लिखा है मैंने। ठीक है, ये आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, लेकिन पॉइजन रेशियो समझने से पहले हमें थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन के बारे में देखते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, longitudinal strain is the strain along the direction of stress force। और जो लैटरल स्ट्रेन होता है इज द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस या फोर्स। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन डेवलप होता है तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। और अगर सपोज करके कि एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और स्ट्रेन आपका उसके परपेंडिकुलर जो दो डायरेक्शन है उसमें हो रहा है, तो वो दोनों आपका लैटरल स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए आता है। पॉइजन्स रेशियो को अब हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैटरल स्ट्रेन
अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और ये माइनस हो जाता है। माइनस इसलिए आता है कि अगर इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल इसको मैं खींचूं, थोड़ा बड़ा देखता हूँ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैं इसको खींचूं, ठीक है, एक टेंसाइल खींचूं इसको, एक टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करूं यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स लगा के, ठीक है, तो ये जो बाकी दो इसके लैटरल डायमेंशन है वो कम होंगे, यानी कि इसमें रिडक्शन आएगा इसके डायमेंशन में, ठीक है। तो उस माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस जो कम होता हुआ जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइनस से कॉम्पनसेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसलिए माइनस होता है। क्या होता है? माइनस लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी आप समझ जाइएगा, जब इसका एप्लीकेशन आएगा ना तो आपको माइनस का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, इसका यूनिवर्सल रेंज जो है आपका 1 से 0.5 तक जाता है, लेकिन किसी किसी मटेरियल का ये निगेटिव भी हो जाता है, ठीक है, ये देखा गया है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि जो कुछ जनरल आपका मटेरियल है उसके क्या क्या हो सकते हैं आपका, ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -1 to 0.5, ठीक है, गलती बोल दिया मैंने, यहाँ -1 to 0.5 लिखा हुआ है, नेगेटिव में भी जाता है, ठीक है। अब देखिए कॉर्क का लिखा हुआ है 0, ग्लास का 0.5, कॉन्क्रीट का, ये आपका इलास्टिक मटेरियल, ये आपका प्योर रबर का। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, कॉर्क का लैटरल स्ट्रेन 0 है, ठीक है। कहने का मतलब कि मैं किसी, अगर ये कॉर्क मटेरियल है तो मैं अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाऊं तो इसके बाकी जो लैटरल फेसेस हैं इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बॉटल ओपनर्स जो होते हैं, बॉटल जैसे शैम्पेन वगैरह के जो बॉटल होते हैं उसके जो ढक्कन होते हैं उसमें कॉर्क फिट होता है। वो इसलिए होता है कि जब आप उसको प्रेशर लगा के खोलिएगा तो उसके जो लैटरल फेसेस हैं उसमें कहीं से स्ट्रेन जनरेट नहीं होंगे, और वो स्ट्रेन जनरेट नहीं होंगे तो बॉटल का ब्रेक करने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। कम क्या, आपका कॉर्क पे प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है उसके कारण आपका बॉटल ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए कॉर्क को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? बॉटल्स वगैरह में, ठीक है। ये है आपका कॉर्क का, इसलिए ये आपका आपको पूछ भी सकते हैं, कॉर्क वगैरह का पूछ भी सकते हैं कि, या फिर आपको ऐसे दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ 0 पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो आप ये कॉर्क थोड़ा सा ये याद रख लेंगे, इसमें मैं 2 स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इलास्टिक कांस्टेंट्स, क्योंकि बिना पॉइजन रेशियो को समझे हुए जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन होता है वो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ जो रिलेशन होता है आपका इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है। तो दो तो बेसिक है, 2 आपको मैं बेसिक बताऊंगा और उससे बाकी 2 डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। पहला है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। दूसरा है 2G 1 प्लस म्यू। इन दोनों को जब आप इक्वेट कीजिएगा, तो आपका जो रिलेशन निकल के आएगा वो आपका आता है म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन 6K, सॉरी हाँ ये G ही रहता है, 6K प्लस 2G, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आता है, एक और रिलेशन आता है आपका, वो E के फॉर्म में आता है, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G।
ठीक है, तो ये 4 रिलेशंस है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें मैं 3 स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिप्स पे रखिए। ठीक है, इसलिए टिप्स पे रखिए, इससे आपको डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ सकते हैं, इसमें आपका पॉइजन रेशियो दे के किसी एक वर्ड प्रॉब्लम बना के प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या आगे कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा तो उसमें भी इसका यूज़ हो जाता है। तो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 फार्मूलेज विच यू नीड टू मतलब यू नीड टू मेमोराइज इट। ठीक है, आप इसको बार बार लिखिए। और क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा भूल भी जाते हैं, देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप हो सकता है एग्जाम वगैरह में जाएं तो स्लिप कर जाए। तो आप जब भी रिवीजन करेंगे तो इसको लिख देंगे बगल में, एक चाहे आपको पता नहीं जितनी बार भी आता हो आप इसको लिख देंगे बगल में, ताकि इसको कभी आप भूलें नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं और ये पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लीजिए और आने वाले टाइम में भी इनका इंपॉर्टेंस कम नहीं होने वाला है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक में।